मिस्टेक। आज का आपका टॉपिक है मिस्टेक। इससे पहले की जो वीडियो क्लास हो चुकी हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि उनमें मैंने फ्री कंसेंट को स्टार्ट कर दिया था और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल कोवर्सन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, हम इन सब को कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपका फ्री कंसेंट के तहत ये लास्ट टॉपिक है मिस्टेक। मिस्टेक का जनरल मीनिंग क्या होगा? बहुत सिंपल आंसर होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग। जबकि हम सभी जानते हैं कि एग्रीमेंट का एक सिंपल रूल यह होता है कि एग्रीमेंट करते समय दोनों पार्टीज सेम थिंग एंड सेम सेंस में कंसेंट देनी चाहिए। बहुत सिंपल होता है एग्रीमेंट का एक रूल कि जब एग्रीमेंट किया जा रहा है तब दोनों पार्टीज की जो कंसेंट है वो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। दोनों पार्टी एक ही बात पर एक ही सेंस में राजी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ए है, उसके पास एक ब्लैक और एक वाइट दो कारें हैं। इसमें से ए बी से कहता है कि वो 1 लाख रुपए में उसे अपनी एक कार बेचना चाहता है। अब यहाँ पर जो ए है वो यह सोचता है कि वो बी को अपनी ब्लैक कार बेच रहा है और बी यह सोचता है कि वो उसकी वाइट कलर की कार खरीद रहा है। साफ पता चल रहा है कि दोनों पार्टीज क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग रखी हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टी यहाँ पर कार के मामले में सेम थिंग एंड सेम सेंस में क्रिएट नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पर यह मिस्टेक क्रिएट हो रही है। अगर अब मैं बात करूँ मिस्टेक को लेकर, तो मिस्टेक को आज मैं आपको लीगल प्रोविजंस के हिसाब से समझाऊंगी। मिस्टेक के रिलेटेड जो लीगल प्रोविज़न है वो सेक्शन 20, 21 और 22 में बताए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 20 की। सेक्शन 20 को स्टार्ट करूं इससे पहले एक बात ध्यान रखना कि जो मिस्टेक बनाई जाती है वो दोनों पार्टीज़ की तरफ से भी बन सकती है और एक पार्टी की तरफ से भी बन सकती है। अगर मिस्टेक दोनों पार्टीज़ की तरफ से है तब हम उस मिस्टेक को बाइलेटरल मिस्टेक के रूप में जानते हैं और सेक्शन 20 जो है वो इसी मिस्टेक के बारे में बात करता है। पहले आप इसका लैंग्वेज देखिए एक बार। एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर करूँगी इसे। अब सपोज करो बी है, वो एक सेलर है। ए कौन है? वो बायर की पोजीशन में है। बी अपना हॉर्स ए को बेच रहा है। ठीक है, मैं फिर से क्लियर कर दूं, बी सेलर जो है अपना हॉर्स ए को बेच रहा है और यहाँ पर ये बात तय करते हैं कि बी ए को हॉर्स बेचेगा। अब यहाँ पर जिस वक्त वो लोग बार्गेनिंग कर रहे थे उस समय पर हॉर्स तो मर चुका था, लेकिन दोनों पार्टीज बी और ए उनमें से कोई भी पार्टी इस बात को नहीं जानती थी कि हॉर्स मर चुका है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मेरा यह अराइज होता है कि बी और ए के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है सेल ऑफ हॉर्स का, वो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? अब यहाँ पर आप सेक्शन 20 अप्लाई करेंगे और ऐसा एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। पर क्यों माना जाएगा वॉइड? आंसर आपके सामने है। सेक्शन 20 को ढंग से देखिए। बोथ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट अंडर अ मिस्टेक। ऑफकोर्सली यहाँ पर जो बी और ए दो पार्टीज हैं वो एक मिस्टेक के तहत एग्रीमेंट बना चुकी हैं। मिस्टेक क्या थी उनकी? वो दोनों ये मान के चल रही थी कि हॉर्स एग्जिट कर रहा है, हॉर्स जीवित है, लेकिन असलियत क्या थी? हॉर्स तो बार्गेन के टाइम पर ही मर चुका था। एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, उनके द्वारा जो ये मिस्टेक बनाई गई थी वो किस बात को लेकर बनाई गई थी? उस हॉर्स को लेकर यह मिस्टेक बनाई गई थी। और यहाँ पर वो हॉर्स क्या माना जा रहा है इस एग्रीमेंट में? मेन एसेंशियल है ऑफकोर्सली वो इस एग्रीमेंट का। मैं बहुत सिंपल टर्म में फिर से बता दूं कि अगर एग्रीमेंट की दोनों पार्टीज किसी ऐसी बात को लेकर मिस्टेक बनाती हैं जो कि उस एग्रीमेंट का मेन एसेंशियल होता है, तब यहाँ पर ऐसे एग्रीमेंट को वॉइड ही माना जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर यह अराइज होता है कि क्या कारण है, क्या रीज़न था कि ऐसे एग्रीमेंट को वॉइड कहा गया है? ऑफकोर्सली हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट है जिसकी परफॉर्म करना अपने आप में इम्पॉसिबल हो जाता है तो हम उसे वॉइड ही मानते हैं। और यहाँ पर तो जो हॉर्स है उसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया जा सकता सेल ऑफ हॉर्स को। क्यों? क्योंकि वो तो मर चुका है, तो इस एक्ट को तो आप पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करना, इम्पॉसिबल है ये, इसलिए भी इसे यहाँ पर वॉइड ही माना गया है। यहाँ पर मैं सेक्शन 20 का एक और एग्जाम्पल देके इसे क्लियर कर देती हूँ। सपोज करो ए और बी दो पार्टी हैं। ए की पोजीशन एक सेलर की है और बी की पोजीशन क्या हो गई? बायर की हो गई। ए और बी के बीच में तय होता है कि ए बी को स्पेसिफिक कार्गो ऑफ गुड्स सप्लाई करेगा, जो कि ऐसा स्पेसिफिक कार्गो जो कि इंग्लैंड से बॉम्बे के लिए आ रहा है।
लेकिन जिस दिन यहाँ पर दोनों पार्टीज ए और बी इस बात की बार्गेनिंग कर रही हैं, उससे एक दिन पहले ही वो कार्गो जिस शिप पर आ रहा था वो शिप डूब चुका था और उसमें रखा सारा माल नष्ट हो चुका था। पर ये वाली बात दोनों पार्टीज में से कोई भी नहीं जानता था। फिर से सेक्शन 20 का वही बात एराइज हो जाएगी कि दोनों पार्टी ने मिस्टेक करी है, लेकिन जो मिस्टेक है उनके बारे में दोनों पार्टीज कोई भी नहीं जानती है, और मिस्टेक जिस बात को लेकर की गई है वो उनके एग्रीमेंट का मेन एसेंशियल है। ऐसे में वो एग्रीमेंट वॉइड ही माना जाएगा। यहाँ पर सेक्शन 20 का एक एक्सप्लेनेशन है, वो और देख लीजिए। एन इरोनियस ओपिनियन एज टू द वैल्यू ऑफ द थिंग विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट इज नॉट टू बी डीम्ड अ मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट। अगर वैल्यू को लेकर जो थिंक है, जिस बात को लेकर पार्टीज एग्रीमेंट कर रही हैं, उसकी वैल्यू को लेकर अगर पार्टीज में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है तो मात्र इस आधार पर हम उसे मैटर ऑफ फैक्ट की मिस्टेक के रूप में नहीं मानेंगे। सेक्शन 21, सेक्शन 21 जो कि इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ के विषय में बताता है। पहले इसकी लैंग्वेज देखिए। अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। यहाँ पर साफ कहा गया है कि अगर जिस बात को लेकर जब दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर रही हैं, अगर वहाँ पर वो पार्टी जो भारत में जो लॉ इन्फोर्सेबल है उसको लेकर कोई भी अगर मिस्टेक बनाती हैं, तब वहाँ पर वो यह नहीं, तब वहाँ पर उनके द्वारा बनाया गया जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल नहीं बनाया माना जाएगा। इसी बात के बारे में सेक्शन 21 में बताया गया है। क्यों? क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज बट अ मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया हैज़ द सेम इफेक्ट एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। लेकिन अगर जिस बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग, जिस बात को लेकर मिस्टेक बनाई गई है, वह लॉ इंडिया में इन्फोर्सेबल नहीं है बल्कि किसी बाहर, मतलब किसी विदेश में इन्फोर्सेबल है, उस लॉ को लेकर अगर कोई मिस्टेक बनाई जाती है तो फिर ऐसी कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट क्या होगा, ऐसी मिस्टेक का रिजल्ट क्या होगा? वो मिस्टेक यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के रूप में जानी जाएगी। यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। ए एंड बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ग्राउंडेड ऑन द इरोनियस बिलीव डेट अ पार्टिकुलर डेब्ट इज बार्ड बाय इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन। यहाँ पर उन्होंने जो एक मिस्टेक बनाई है वो किस बारे में बनाई है? उन्होंने इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन को लेकर वो एक मिस्टेक कर गए हैं कि उनका जो डेब्ट है वो टाइम बार डेब्ट हो चुका है। यहाँ पर उनके द्वारा बनाया गया यह कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। अभी तक अब हम इससे पहले क्या बात कर रहे थे? हमने जाना था बायलेटरल मिस्टेक के बारे में। हमने बायलेटरल मिस्टेक के बारे में यहाँ पर क्या जाना था? हमने कि दोनों पार्टीज़ की तरफ से मिस्टेक होती है, लेकिन एक और मिस्टेक भी होती है जो होती है यूनिलेटरल मिस्टेक, जिसके बारे में सेक्शन 22 में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है सेक्शन 22 में? लैंग्वेज देख लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। अगर दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी की तरफ से मिस्टेक बनाई गई है, किस बात को लेकर मिस्टेक बनाई गई है? वहाँ उस एग्रीमेंट के जो फैक्ट हैं उसको लेकर किसी एक पार्टी की तरफ से मिस्टेक है, ओनली किसी एक पार्टी की तरफ से अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है अगर, तो मात्र इस आधार पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। मैं आपको इसमें केस बताती हूँ। अय्यकम अंखाल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें इस केस में क्या था? एक ऑक्शन हुई थी सेल ऑफ फिशरी राइट्स के बारे में। वहाँ पर प्लेंटिव ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिट लगाई थी जो कि 40,000 रुपये पे आके रुकी थी। अब इस ऑक्शन के तहत यहाँ पर प्लेंटिव को 3 सालों के लिए, फिर से समझ लो, प्लेंटिव को 3 ईयर्स 3 सालों के लिए फिशरी राइट्स दे दिए गए थे। और यहाँ पर इस ऑक्शन के तहत यहाँ तय किया गया था कि प्लेंटिव जो होगा वो हर साल 40,000 रुपये पर ईयर इसके रेंट के रूप में दे दिया करेगा। आगे जाकर प्लेंटिव ने इस कॉन्ट्रैक्ट को इस आधार पर ख़त्म करवाना चाहा, रिमूव करवाना चाहा। प्लेंटिव का यह कहना था कि उसने बाय मिस्टेक यह समझ लिया था कि यहाँ पर वो 40,000 रुपये 3 सालों के हैं, जबकि नियम के अनुसार वो 40,000 रुपये पर ईयर के तहत उसको देने थे। पर उसने खुद ने यह अपने पास से बाय मिस्टेक मान लिया कि वो 3 सालों के लिए एक साथ थे।
तो यहाँ पर जो मिस्टेक हो रही है वन पार्टी की तरफ से हो रही है ओनली। तब ऐसे में यहाँ पर कोर्ट ने यह तय करा कि यह मिस्टेक यूनिलेटरल मिस्टेक है एंड कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट अफेक्टेड एंड सेम कुड नॉट बी अवॉइडेड। आई थिंक आपको आज का टॉपिक मिस्टेक कंप्लीट हो चुका होगा।